साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा है भाई। आज जो बात है वो है पॉइंट टू पॉइंट कि जो लड़कियां केसेस लेके आ रही है मेंटेनेंस के, ये केसेस जो हैं अगर झूठे हैं तो उसे हम कैसे डिफेंड करें। क्या डिफेंस के पास कोई ऐसी युक्ति है, कोई ऐसी काउंटर स्ट्रेटेजी है जिसके तहत इसको हम प्रॉपर वे में डिफेंड कर पाएंगे। क्लियर है बात। ये कुल मिला के जी मोटी मोटी बात है कि हमें अब अटैक करना होगा। अगर अब भी अटैक नहीं करा तो फिर आप केसेस को लड़ते रह जाओगे। डिफेंड करना समाधान नहीं है, समाधान चाहिए तो अटैक तो करना ही होगा। देखो, मुझे एक छोटी सी बात ध्यान आती है हिटलर साहब की, जो एक युद्ध को जो है लड़ रहे थे। उनके कुछ सिपाही आते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि भाई हमें दुश्मनों ने घेर लिया है, अब अपने अपने भगवान को याद कर लो, अब बच नहीं पाएंगे। तो हिटलर साहब कहते हैं मूर्खों, ये राइट टाइम है। जब दुश्मन ने घेर लिया है तो इट इज़ अ वेरी राइट टाइम टू अटैक। जब दुश्मन ने घेर लिया है तो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जो है फायर कर सकते हैं। तो हमें भी घेर लिया है, अपनों ने ही, अपने दुश्मनों ने ही। वो दुश्मन कौन है? हमारी अपनी पत्नी, हमारे सास ससुर, उसके भाई बहन और अन्य रिश्तेदार या अन्य घर वाले। अब बेसिकली क्या है कि आप लोग अगर उनको नोटिस दोगे तो कोर्ट आपको कह सकता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, नोटिस क्यों दे रहे हो, संबंध खराब हो जाएंगे, इससे दिक्कत हो जाएगी। देखो, नोटिस देने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अगर अगले ने कोई इनलीगल एक्ट किया है, आपको गलत फंसाया है, तो आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नोटिस उनको दे सकते हो। चूँकि आप नोटिस देते हो, उनको तकलीफ़ें होती हैं, वो तकलीफ़ जज को बयां करती, तो जज अधिकांशतः आपको ये कह सकते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो। तो अपने को रुकने का नहीं है। क्लियर है बात है, अपने को हिट तो करना ही है। अटैक इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल टू सेव एंड टू डिफेंड योर सेल्फ। दिमाग में चीज़ सेट कर लो। देखो, अटैक करें तो कैसे करें, कैसे करें अटैक आपके हिसाब से। भाई आपको शब्दों पे जो है जोर देना होगा। शब्द क्या है? मेंटेनेंस, भरण पोषण। मेंटेनेंस क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। लड़की को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको लड़की से? मालूम है आप सबको। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस की जनरल कॉन्टेक्स्ट में, मैं बात करता हूँ डिक्शनरी मीनिंग को लेके, तो मेंटेनेंस कब पे होता है? जब एक स्पेसिफिक चार्ज जो है आपसे डिमांड किया जा रहा है टूवर्ड्स एनी सर्विसेज जो कि आपको ऑफर की गई है या आपको वो सर्विसेज जो है दी गई है। उदाहरण के लिए हम एक बिल्डिंग में, हम बिल्डिंग की लिफ्ट को एंजॉय कर रहे हैं, गार्डन को एंजॉय कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको मेंटेन करने का एक चार्ज है, वो है मेंटेनेंस चार्ज। क्लियर है बात है। हम एक गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, सालाना जो है इसकी होती है सर्विस, तो उसका भी जो अमाउंट चार्ज होगा आपसे, उसकी जो कैटेगरी है वो आएगी मेंटेनेंस। क्लियर है बात है। तो मेंटेनेंस बेसिकली एक चार्ज है जो कि हम पे करते हैं टूवर्ड्स सर्विसेज जो हमने अवेल की है, जो हमें दी गई है। अब बेसिकली देखो, शादी का प्रयोजन क्या है आप सबको मालूम है। क्या है प्रयोजन? आप पत्नी क्यों लेके आ रहे हो? सिर्फ सेक्स के लिए, इसमें कोई दोहराया भी नहीं है। आप चाहते हो कि भाई हम खूब एंजॉय करें, खूब सेक्स करें, खूब ले लें मज़ा। क्लियर है बात ये। पर अल्टीमेटली वो चले गई अपने पियर। अब आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, बट उसके पार्ट पे जो उसकी सेवाएं थी वो तो बंद हो गई। इसलिए मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि आप अपनी पत्नी को सेक्स के लिए भी निवेदन कर सकते हैं, इसमें मनाही थोड़ी ना है। कहिए उसको आई वांट टू डू सेक्स, प्रॉब्लम क्या है? और एक बात समझिए कि यू आर अ मेल और आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट कर लेना। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, डॉक्टर भी कहेगा कि अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रोस्टेट का इश्यू हो सकता है। तो प्रोस्टेट के रिमूवल के लिए भी सेक्स को एक आवश्यक तत्व माना गया है। इसके अलावा कई बीमारियां जो हैं हो सकती हैं आपको अगर आपने सेक्स नहीं करा। क्लियर है बात ये। तो अगर आप अपने डिप्रेशंस को ओवरकम करना चाहते हो, क्लियर है बात ये, आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो उसके लिए भी सेक्सुअल लाइफ को लीड करना बहुत ज़रूरी है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है कि सेक्स इज़ नेसेसरी फॉर मैरिज। जहाँ सेक्स नहीं है वो मैरिज जो है ख़त्म हो जाती है। तो वो तो हमें सेक्स नहीं दे रही है, उल्टा जो है मेंटेनेंस मांग रही है। अब हम कहाँ जाएँ? तनख्वाह जो है लिमिटेड है, लिव इन में जाए वो ऑप्शन बड़ा ख़राब है। कल को वो लड़की जो है ख़राब आ गई, हमको चेप दिया रेप केस में, भाई एक मुसीबत गई नहीं है, दूसरी मुसीबत और ली है। भाई वो भी तो औरत जात है, कैसे विश्वास करें? भाई एक पे तो भरोसा कर लिया और कोर्ट में से घुमा दिया, और दूसरी ने भी कोर्ट में घुमा दिया, तो बिल्कुल कुछ बच ही नहीं पाएगा आपके अंदर। क्लियर है बात ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ टाइम टू बी अलर्ट। मेंटेनेंस का प्लानिंग करो, प्लानिंग नहीं हुआ है तो इट इज़ अ राइट टाइम टू डिफेंड एंड टू अटैक। तो अटैक की स्ट्रैटेजी क्या है वो अपने को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, इनके जो मेंटेनेंस क्लेम है वो बेसिकली एक सिंपल स्ट्रैटेजी पर आधारित होते हैं। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि अपने आप को बोनाफाइड शो करो, दयनीय शो करो, और जब भी कोर्ट में जाओ तो ये दिखाओ कि भाई मैं तो अबला नारी हूँ, मेरे जो आंचल में जो है दूध और आंखों में जो है पानी है, और मुझे इतना परेशान किया गया, मुझे इतना ह्यूमिलेट किया गया, मैं क्या कहूँ। और असहाय दिखाने के लिए जो प्लेडिंग करती है
मतलब गजब प्लीडिंग करती है। देखो प्लीडिंग का पहला अध्याय क्या होता है कि मेरे माता पिता ने बढ़ चढ़कर दान दे दिया। ये बड़े कहाँ से चढ़े कहाँ पर पता ही नहीं हमें आज तक, बस बढ़ गए और चढ़ गए और दान दहेज भी अरेंज कर लिया और दे भी दिया। सबसे मज़े की बात है कि 50 लाख 60 लाख 70 लाख तक का दान दहेज जो है शादियों में दिया जा रहा है। सबसे मज़े की बात है कि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर एक ही फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। टैक्स कहाँ गया गवर्नमेंट का? क्यों खामोश है मोदी जी? भाई आप ये कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये तो कम से कम मत करो कि टैक्स चोरी भी करवाओ। लड़कियां टैक्स चोरी कर रही हैं, आपका ध्यान देना पड़ेगा आपको। पति से जो ये मेंटेनेंस लेती है बेसिकली ये इनकम है, क्लियर है बात ये, इस पर कोई इनको छूट नहीं है टैक्सेशन की। तो अदर इनकम की कैटेगरी में इन्हें छूट क्यों दी जा रही है? इनसे क्वेश्चंस क्यों नहीं करती इनकम टैक्स? ये बहुत विचारणीय बिंदु है। लमसम ले लेती हैं कई बार 20 लाख 30 लाख 40 लाख, उस पर टैक्स लायबिलिटी क्यों नहीं है? ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल इनको इनकम हो रही है, तो इस पर टैक्स लायबिलिटी क्यों नहीं बन रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब कोई छूट ही नहीं है इनकम टैक्स कानून में, तो अधिकारी क्यों छूट दे रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो ज़ाया हो रहा है? ये बहुत विचारणीय बिंदु है जिस पर काम करना होगा। साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिटिशन में थोड़ा सा लगा देंगे मसाला और ये है कि भाई मारा बेटा गया, दहेज की मांग की गई। चूँकि हम गरीब परिवार से है ना, तो हमारा देह शोषण भी किया गया। वो किया हमारे ससुर साहब ने, वो किया हमारे देवर ने या हमारे जेठ ने, अल्टीमेटली हमारे पति ने उनका साथ दिया और हमको घर से जो है बाहर निकाल दिया, 2 कपड़ों में या पहने हुए कपड़ों में। अब पिटिशन की कॉपी आएगी, आप उसको जो है डिफेंड करने में लग जाओगे। भाई डिफेंड करने से पहले रुको, पिटिशन को पूरा पढ़ो। अगर पूरा पढ़ोगे तो समाधान भी मिलेगा। ये स्थिति वैसी है कि जैसे आप एक गुफा में हो, गुफा में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। आप चलते जाओगे आपको लगेगा भाई अब रास्ता ही नहीं है, बट डेफिनेटली एक मोड़ पर आपको रास्ता भी दिखाई देगा, आपको रोशनी भी दिखाई देगी। पर उस मोड़ तक पहुंचने के लिए सब्र रखना पड़ेगा। तो पहला सब्र क्या है? पूरा पढ़िए पिटिशन को। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिटिशन में 2 बातें बड़ी काम की है जो डिफेंस का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बात तो ये कि लड़की लिखती है कि इस लड़के पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है, जो उसके माता पिता हैं, जो उसके भाई बहन हैं, वो आत्मनिर्भर है, जबकि ये लड़का मुझे मेंटेन करे क्योंकि मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ और मैं कमा सकती नहीं हूँ। भाई बड़ी हैरानी की बात है कि इतना अच्छा परिवार उसको मिला कि जहाँ पर सास ससुर जो है आत्मनिर्भर है, जो लड़का है उसके जो भाई बहन है वो आत्मनिर्भर है, लड़का आत्मनिर्भर है। दुर्भाग्य का विषय क्या है कि लड़की अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख गई, अच्छी जो यूनिवर्सिटी वहाँ से पढ़ लिख गई, पर है तो बेरोजगार। क्लियर बात ये है। तो इसका मतलब जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसने अपनी डिग्री ली है या क्वालिफिकेशन ली है, या तो वो कॉलेज फर्जी है या ये कभी ढंग से पढ़ी नहीं, नंबर बहुत कम होंगे, दिखाने में शर्म आ रही है, या जितने इसके मार्क्स हैं, जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी गई बीती है, दयनीय है, या किसी ऐसे कोटे में एडमिशन ले लिया कि जिसके आधार पर जो डिग्री इसके हाथ में है उसको नौकरी नहीं मिल रही मार्केट में। मतलब बेकार से बेकार फर्म में नौकरी ऑफर नहीं कर रही है। सब लोग क्या लिया है घर में? आप पनौती लिया है पत्नी की जगह। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें यह ध्यान रखना है कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करना है कि अगर आपने डिग्रियां दी है फर्जी, तो डेफिनेटली आप एक एजुकेशन स्कैम कर रहे हो। तो ऐसे सिनेरियो में यूजीसी को पार्टी बनाना है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको पार्टी बनाना है, हर एक को नोटिस दो कि ऐसा क्यों हुआ कि इसके पास एक बेहतरीन डिग्री है, एक बेहतरीन कॉलेज से, उसके बाद भी ये बेरोजगार क्यों? वो डिग्री काम ही नहीं कर रही है, इवन इसको 100 रुपये का काम मार्केट से नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब एजुकेशन का स्कैम जो चल रहा है उस पर हमको हाईलाइट करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम बोलेंगे नहीं, हाईलाइट नहीं करेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। दूसरी बात जो आपको समझनी है, जो वो लिखती है अपने पिटिशन में कि मुझे अपने ससुराल जैसा आराम पीयर में दिलाया जाए। इसका मतलब ससुराल में आराम था, ससुराल में उसको बहुत जो है अकोमोडेशन, बहुत अच्छा इसको जो है वातावरण मिल रहा था। इसका मतलब डेलिबरेटली ये अपने पीयर में रह रही है। इस पॉइंट पर भी अपने को जो है जोड़ देना है। ये पॉइंट सब रिलेवेंट है। जो हमारा डिफेंस का आधार है उसमें ये महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं जिसमें हमको अपना पक्ष जो है रखना है। साथियों, डिफेंस अटैक का पहला पार्ट है इसके माता पिता या वो लोग जिनके आधार पर लड़की लिखती है कि शादी में बढ़ चढ़ के दान दहेज दिया गया। देखो, शादी में बढ़ चढ़ के दान दहेज दिया गया है तो ये पर्सनल जो है आपके एक्सपेंडिचर है। ये पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं तो इस पर टैक्स कहाँ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो लड़की का पैन कार्ड है उसके आधार पर जो कंसर्न असेसिंग ऑफिसर है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है ये मैटर, और आपको मांग करनी है रीअसेसमेंट ऑफ इनकम की, और उस इनकम के बेसिस पे
टैक्स की जो लाइबिलिटी बनती है उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको आपको ये मैटर रिपोर्ट करना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, किस तरह से ये जो है घोर अन्याय हो रहा है सरकार के साथ में, कि सरकार का टैक्स ये खा के बैठे हैं और आराम से जो है मजे कर रहे हैं। और सरकार का टैक्स खाना अपने आप में गुनाह है। और इवन वहाँ पर हाईकोर्ट भी आपकी हेल्प करेगा कि हम एक मैटर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह टैक्स का जो है चोरी हुआ, और जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई छूट नहीं है। धारा 28 इनकम टैक्स एक्ट के उपबंध जो है वहाँ पर लागू हो जाएंगे। धारा 69A, 69B, 69C, 69D इनकम टैक्स एक्ट के उपबंध जो है वहाँ पर लागू हो जाएंगे। तो उसकी लाइट में जो है हमको प्लीडिंग्स करनी है, इफेक्टिवली जो है हमें अपना पक्ष रखना पड़ेगा। लड़की को, उसके घर वालों को जो है लीगल नोटिस दो, उन तमाम लोगों को लीगल नोटिस दो जिनके आधार पर दावा किया गया कि शादी में बढ़ चढ़ के दान दे दिया गया, जिनकी खुद के रिटर्न्स नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, जो शादी में खर्चे हुए उसका कोई ब्यौरा नहीं है, वो लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। ऐसा कैसे? तो साफ साफ रूप में दर्शित है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, साफ साफ दर्शित है कि टैक्स का इवेड हुआ है, साफ साफ दर्शित है कि मैनिपुलेट किया गया है क्लेम को। और आप लोग कई बार ऐसी गलती करते हो कि सेक्शन 340 सीआरपीसी में पिटिशंस दाखिल करते हो। उसको करने के बजाय आप लड़की को एक नोटिस यह कहते हुए दो कि जो आपने मेरी इनकम लिखी है पिटिशन में, लिखी कैसे आपने, इसका आधार क्या है। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपका डाटा लीक हुआ है तो वो किसके पार्ट पे हुआ, ये हमें ज़रूरी आइडेंटिफाई करना। अगर लड़की नहीं बता पा रही है तो ये डाटा इन्फ्रिंगमेंट पॉलिसीज़ का उल्लंघन होगा, आपकी प्राइवेसीज का उल्लंघन होगा। और एक फॉर्ज क्लेम तैयार करना और उसको सपोर्ट करना बाय एफिडेविट, ये सीरियस कंसर्न है। लड़की के विरुद्ध अलग से आपको इस तरह सा करने का अधिकार है उस कॉन्टेक्स्ट में फॉर्जरी और चीटिंग का। ये बात विशेषता आप जो है ध्यान रखिएगा। साथियों, कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि लड़की जो है आप पर एक झूठा क्लेम करते हुए ये भी कहती है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी उसको राइट चाहिए। एक बात मैं कह दूं कि जो लड़की के घर वाले हैं, क्या उनके पास प्रॉपर्टियाँ नहीं है, इस बात पे आपको जोर देना है। भाई जो लड़की के पिताजी हैं अल्टीमेटली उनकी डेथ होगी तो प्रॉपर्टीज़ किसके पास आएगी? लड़की के पास में। क्लियर है बात ये? तो जो हिस्सा इक्विटेबल बेसिस पे आएगा वो हिस्सा कहाँ चला गया, उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं है। या उसके पिताजी एक्सपायर हो गए तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसने रेलिंग बेस्ड डेट लिखी या हक त्याग पत्र लिखा और प्रॉपर्टी जो है अपने भाई को दे दी। अगर वो रेलिंग बेस्ड डेट है तो उसमें एक बात लिखी होगी कि मैं अपने ससुराल में जो है खुश हूँ, मुझे अच्छा रखा गया और मैं अपने इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी में हक त्यागती हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट बड़ा काम का है, उसकी कॉपी ले लो और एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश करो। ये डिफेंस का अटैक है। और जो ये रेलिंग बेस्ड डेट है उसको चैलेंज करवाओ और उसके भाई पर अटैक करो कि भाई आपने अपनी बहन का ही जो है जो हक था, जो उसकी संपत्तियां थी, उसको जो है हड़प कर लिया है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट लिखवाया गया है ताकि मेरे विरुद्ध जो है झूठा क्लेम का आधार तैयार हो सके। अगर लड़की अब मजबूरी में, उसके पास कोई असेट नहीं है, उसके पास कोई इनकम नहीं है, तो ये डेट जो है निरस्त भी हो सकती है। इसको निरस्त करो, इसके निरस्तीकरण पर आपको जोड़ देना, इसके लिए दावे करने पड़ेंगे। और आपको मैं ये बात स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर आप ये कार्रवाइयाँ नहीं करोगे तो नुकसान जो है आपका ही होगा। अदरवाइज आपको ये मुकदमे जो है फेस करने पड़ेंगे और आपको जो है इसके बेटर कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो फेस नहीं करना तो अटैक के लिए सदैव तैयार रहो। इसके अलावा जो भी लोग इनसे कंसर्न है, जो ये खामियां कर रहे हैं, उनको जो है आइडेंटिफाई करो और उन पर जो है लीगल अटैक जो है शुरू करो। तो कहने की बात यह है कि जब तक अटैक नहीं होगा, जब तक हमारा काउंटर नहीं होगा, जब तक प्रतिकार नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। साथियों, हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं बात करूँगा रानी लक्ष्मीबाई की। उनका भी महल हथियाने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए, पर वो घबराई नहीं, उन्होंने प्रतिकार किया और हर संभव जो चोट थी अंग्रेजों को दी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार है वो महत्वपूर्ण है। अगर आपके अधिकार आप मानते हो हैं, आप ये मानते हो कि आप डिफेंड कर सकते हो, आप ये मानते हो कि हम लड़ सकते हैं, तो इस सिनेरियो में आपको वर्कआउट करना होगा और इस नए पैटर्न पे जो है आपको काम करना होगा, इन एडिशन टू द ऑर्थोडॉक्स पैटर्न। अगर ये पैटर्न काम में नहीं लिया, सिंपल अप्लाई करते गए, तो मामला जो है नहीं बैठेगा। जब तक ये लोग परेशान नहीं होंगे तब तक ये हमारी टेरिटरी को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये आपके टेरिटरी को छोड़ें, आपको नाजायज़ परेशान नहीं करें, तो बी रेडी फॉर द अटैक। अगर वो हमें नाजायज़ परेशान कर रहे हैं तो हमें उन्हें कानूनी परेशान करना है, पर उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उसके रास्ते हैं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिए। तो आपको उन्हीं के तहत जो है काम करना होगा और डिफेंड के लिए जो है सदैव ही रेडी रहना होगा। अगर ये कहते हैं कि भाई से उधार लिया, तो वहाँ भी हमें अटैक करना है भाई पे कि आपने उधार कब कब दे दिया, आपका रिटर्न क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है। हर एक बात पे आपको इंटरोगेटर्स जो है कॉल करने हैं। रिलाई ऑन ऑर्डर 11 रूल 12 ऑफ CPC। एक बात मैं कह दूँ कि जब इश्कबाजी करी थी तब शाहरुख बने थे ना। क्लियर है बात है? अब इश्क ख़त्म हो गया है तो बन जाओ सन्नी देओल, उखाड़ दो हैंडपम्प। क्लियर है बात ये? अगर सकीना के बाप से डर गए, सरेंडर हो गए, तो नाम डूब जाएगा मर्दों का। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर मेंस राइट को सर्वाइव कराना चाहते हो तो भले ही हमारे पास पुरुष आयोग नहीं है, भले हमारे पास कानून नहीं है,
हम जो है लड़ सकते हैं, खासकर उन परिस्थितियों में जो विपरीत हैं। साथियों, धारा के साथ तैरना कोई बहादुरी नहीं है, धारा के विपरीत तैरना बहादुरी है। यही आपको सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाती है। तो आज से तैयार हो जाओ और अपनी एक वर्किंग स्ट्रेटजी जो है तैयार कर लो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि लड़की के पीहर पक्ष में कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कितनी प्रॉपर्टियां उसके माँ बाप के नाम पे, और अगर वो प्रॉपर्टियां उसे वो देना नहीं चाह रहे हैं तो विशेष कारण क्या है। और अगर लड़की सिर्फ आपको टारगेट कर रही है तो उसका विशेष कारण क्या है। हमें काम करना है कॉस्ट पे। लड़की पढ़ लिख गई यूनिवर्सिटी में, उसके बाद बेरोजगार है, विशेष कारण क्या है। लड़की का भाई उसकी प्रॉपर्टी हत्याए हुए है बाय द वे ऑफ रेलिंक्विश्ड डेट, विशेष कारण क्या है। हर एक पॉइंट पे, हर एक कॉस्ट पे काम करना है, तभी हम जो है अपना सही विकल्प, सही रास्ता जो है चुन पाएंगे। अदरवाइज तो क्या है, सिंपल आप आंसर लिख दोगे, सिंपल कोड जो है खर्चा बांध देगा, मतलब होगा नहीं। हर एक पॉइंट पर अटैक जरूरी है। अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी टू सर्वाइव। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि डार्विन ने भी कही थी एक बात कि जो सर्वाइवल चाहता है उसको फिटेस्ट रहना होगा जंगल में। क्लियर है बात ये। तो ये जीवन जो है जंगल है, इसमें कभी भी हमारे पर अटैक हो सकता है। क्लियर है। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो अपने सर्वाइवल के बेहतर विकल्प, बेहतर रास्तों को आपको ही खोजना होगा। अगर हमने नहीं खोजे तो फिर कोई आपकी हेल्प जो है नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझाया कि रास्ते क्या है, किस तरह से हम डिफेंड कर सकते हैं और किस तरह से हमें वर्कआउट जो है करना होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे साथी भी कहते हैं कि नफरत अपराध से करो, अपराधी से नहीं। हमें उनसे कंसर्न नहीं है भाई, वो तो बेसिकली अनट्रेंड है, उनको तो कुछ आता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ एक चीज़ सिखा दी गई है कि भाई आप आगे बढ़ो और मेंटेनेंस क्लेम करो। पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रूट कॉज कि इस पर्दे के पीछे कौन शातिर है, कौन मास्टरमाइंड है, कौन झूठे मुकदमे जो है करा रहा है, और जो करवा रहा है उसको नस्तो नाबूद भी करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान जो है हमारा ही होगा। आज समझिए बात को कि प्रभु राम की पत्नी माता जानकी को रावण उठा के ले गया। अगर प्रभु राम भी डिफेंड नहीं करते तो क्या होता, कुछ नहीं होता। पर उन्होंने कहा कि जब जब आँच मर्यादा पे आएगी तब तब लड़ना पड़ेगा, तभी कहलाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम। आज हम उनके भक्त हैं, हम उनके शिष्य, उनके परम भक्त हनुमान जी के भक्त हैं। जब वो लड़े अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। तो हमें लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सदैव ही कि अगर स्वाभिमान है तो स्वाभिमान दिखाओ भी, स्वाभिमान का प्रदर्शन भी करो। अगर प्रदर्शन नहीं करा तो सिर्फ कहने की बातें ही रह जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मोटिवेट होंगे मेरी इस बात से और लड़ने के लिए तैयार होंगे। और डिफेंड के रास्ते, मार्ग क्या है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिए, चलना अब आपको होगा। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।